एपिसोड 141 अ सेंसलेस प्रोवोकेशन। वो पक्षी डरकर वहां से उड़ जाता है और पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। तेंदुआ भी जल्दी से दौड़कर उस पेड़ पर चढ़ जाता है और जिस ब्रांच पर वो पक्षी बैठा था उस पर वो भी आ जाता है। फिर वो अपने मुंह से पक्षी को पकड़ लेता है। ये शिकार का काम कुछ ही सेकंड में पूरा हो गया। निया जिराज की तारीफ करती है। जिराज तो अविश्वसनीय है। वैसे तो निया जिराज को कई महीनों से जानती है, लेकिन उसने कभी उसे ऐसे शिकार करते हुए नहीं देखा था। जब भी वो जिराज को देखती थी तब वो आश्चर्य में पड़ जाती है। ये पशु मानव सच में अविश्वसनीय होते हैं। वो जब भी इनको देखते हैं तो उसे लगता है कि वो कोई एक्शन मूवी देख रही है। जिराज को छींक आ जाती है। उसके मुंह के अंदर बैठा पक्षी डर जाता है और वो कुकू की आवाज करने लगता है। जिराज खड़ा होकर इंसान का रूप ले लेता है। उसने अभी भी उस पक्षी की गर्दन पकड़ रखी थी। उसका आधा हैंडसम चेहरा पक्षी की वजह से ढक गया था। उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि जिराज ने मास्क पहन रखा हो। उसे देखकर निया जोर जोर से हंसने लगी। जिराज उस पक्षी के पंख को बाहर थूक देता है और इधर उधर देखता है। वो जमीन पर फैली हुई लताएं काट देता है। फिर उस लता से वो पक्षी के पंख बांध देता है और फिर उस रस्सी को बास्केट से बांध देता है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी वो पक्षी उस बास्केट को थोड़ा सा भी नहीं हिला पाता है, क्योंकि उसमें बाकी का सामान है। जिराज बोलता है, यहां पर कितने पक्षी की पूप पड़ी है। हो सकता है यहां बहुत सारे पक्षी हों। मैं जाता हूं और देख कर आता हूं। निया खुश हो जाती है। हाँ ठीक है, तुम और लेकर आओ। ठंड में हम इन्हें मारकर खा भी सकते हैं। खाने की बात करते हुए निया को वो चिकन याद आता है जो उसने न्यू ईयर पर खाया था। उसे अभी भी वो खाने की बहुत इच्छा है, लेकिन वो क्या करे। वो हंसते हुए सोचती है, आज इसे तो खा लेते हैं। वहां पहाड़ों में तो कितने सारे हैं। जिराज हाँ बोलते हुए जंगल में भाग जाता है। वो चील पशु मानव अभी भी चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। वो लोग फिर आसमान में मंडराने लगे। निया ऊपर देखकर बोलती है, क्या वो जंगली पशु मानव हमारे पास आ गए हैं? नागाल अपनी जबान बाहर निकालता है। वो एक हाथ से अपनी स्कर्ट निकालता है और फिर अपने आधे इंसान वाले रूप में आ जाता है। फिर वो पेड़ पर चढ़ जाता है। उसे कुछ चीते और एक भेड़िया दिखाई दे रहे थे जो ज्यादा दूर नहीं थे। अब जब चील पशु मानव उन्हें चेतावनी दे रहे थे, इसका मतलब है कि उन्हें खतरा है। निया पूछती है, क्या वो चीते जंगली हैं? वो नहीं हो सकते, क्योंकि जंगली चीते जंगली भेड़िए के साथ नहीं रह सकते। नागाल हां बोलते हुए बहुत ही सकारात्मक जवाब देता है। वो छोटे पंखों वाले पक्षी जमीन पर पड़े मीट पर चोंच मार रहे थे। फिर वो इधर उधर देखने लगता है। फिर जब उसे लगता है कि सब नॉर्मल है तो वो फिर मीट खाने लगता है। जब वो सिकुड़ कर बैठा था, एक चीता चुपचाप उसके पास आता है। फिर वो रुक जाता है, जैसे वो ब्रू कर रहा हो। जैसे ही वो उस पर झपट्टा मारने वाला था, अचानक से पेड़ के पीछे से एक काला भेड़िया आता है। वो छोटे पंखों वाले पक्षी कुछ आवाज निकालता है और फिर एकदम से उड़ जाता है। जिराज उस पक्षी को पकड़ने के लिए उछलता है। आगे पीछे से हमला होने की वजह से इतना डर जाता है कि वहीं नीचे गिर जाता है। काला भेड़िया तुरंत आ जाता है और एक ही झटके में वो उस पक्षी को अपने मुंह से पकड़ लेता है, गुर्राता है। जिराज उस पक्षी को मारा हुआ देखकर इतना गुस्सा होता है कि उसके लंग्स अभी फट जाएंगे। उस पक्षी को मुंह में पकड़कर वो काला भेड़िया जिराज की तरफ देखता है। उसकी लंबी और छोटी आंखों में दंभ साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने गीले बालों को झटकता है और शिकार को अपने मुंह में पकड़कर वहां से भाग जाता है। जिराज को जितना भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ये तो प्रकृति का नियम है। जो भी शिकार को पकड़ता है वो उसका हो जाता है। वहां पर पहले आओ पहले पाओ का कोई नियम नहीं था। जिराज को अचानक नया शिकार दिखाई देता है। जिराज उस पक्षी पर नजर जमा लेता है। तभी एक चीता उधर जाता है। उसको दूसरी बार परेशानी में डाल रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि जिराज को जानबूझकर गुस्सा दिलाया जा रहा है। हमेशा मेल ऐसा काम तभी करते हैं जब उन्हें कोई लड़की पसंद आ गई हो। उसे नहीं पता था कि शिल्पा का मेल इतना बेवकूफ होगा कि वो दूसरे मेल्स को लेकर आएगा और किसी और के मेल को परेशान करेगा। इसके शिकार को छीनकर ले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसको गुस्सा इस बात का था कि उन लोगों ने उस पक्षी को मार दिया जो निया को चाहिए था। वो माफी के लायक काम नहीं था।
किसी नए शिकार को ढूंढने का नाटक करते हुए ऐसा लग रहा था कि जिराज को यह पता नहीं था कि वो चीता उसका पीछा कर रहा है। घनी पेड़ पौधों की पत्तियां उसे ढक रही थीं। बहुत ही जल्द वो तेंदुआ वहां से गायब हो ही जाता है। वो जंगल में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दहाड़ता है, वो तेंदुआ कहाँ है? एक चीता इधर उधर घूमता है। उस चीते के ऊपर वाले पेड़ पर ही जिराज चुपचाप बैठकर उन्हें देख रहा था। कुछ पता लगने पर वो चीता ऊपर देखने वाला होता है। तभी एक तेंदुए की खूंखार दहाड़ आती है। तभी उस पर से कोई पीली चीज नीचे गिरती है और वो चीते पर झपट जाती है। फिर वो अपना मुंह खोलता है और अपने नुकीले दांतों से उस चीते की गर्दन पर काट लेता है। पूरे जंगल में उस चीते की दुख भरी चीख सुनाई देती है। उसे सुनकर पक्षी डर जाते हैं, लेकिन भेड़िए और चीते पशु मानव वो चीख सुनकर उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। जिराज अपने दांतों को जोर से बींच लेता है और अपने सर को चीते के साथ, जो कि उसके मुंह से भी बड़ा था, उसे हिलाता है। जब उसे लगता है कि कोई आ रहा है, वो उसे वहीं छोड़ देता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। वो चीता अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं हो पाता है। आखिरकार वो थक जाता है और जमीन पर गिर जाता है। 6 पशु मानव अलग अलग दिशा से वहां आते हैं। तेंदुआ बहुत फुर्ती से पेड़ पर चढ़ जाता है। भेड़िया भी पेड़ के तने पर छलांग मारता हुआ उसका पीछा करता है। फिर एक ही लात के साथ वो आधा मीटर और ऊपर चला जाता है। फिर वो तेंदुए के पैर को पकड़ने के लिए अपना मुंह खोलता है। उसका मुंह तेंदुए से सिर्फ आधे हाथ की दूरी पर रह जाता है। वो तेंदुआ वापस मुड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही हल्की और नरम है, जिससे कि वो आसानी से और भी ऊपर चढ़ सकता है। वो भेड़िया पशु मानव सिर्फ हवा को ही काट कर रह जाता है। फिर वो अपने आगे के पैरों से तने को जोर से पकड़ लेता है और उसे घुटने नहीं देता है। फिर वो छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। जिराज पेड़ की ब्रांच पर खड़ा होकर खुश होता है। दूसरा चीता उस घायल चीते को अपने सर से ढकेलता है। वो बहुत कम सांस ले रहा था, क्योंकि वो लंगड़ा होकर नीचे गिर गया था। उसके पीछे के बाल पूरी तरह से खून से सने हुए थे। वो अपनी आंखें घुमाता है और उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। दूसरा चीता रोने लगता है। उसका दुख भरा रोना पूरे जंगल में सुनाई देता है। शिल्पा बॉनफायर के पास बैठी थी। वो अचानक से ऊपर देखती है और सामने घूरती है। फिर जल्दी से नीचे अपनी लेफ्ट आर्म पर देखती है। उसकी आर्म पर बना एक ऑरेंज चीते का टैटू तेजी से गायब हो रहा था। फिर थोड़ी ही देर में वो पूरा गायब हो जाता है, जैसे वो वहां पर था ही नहीं। शिल्पा अपने दांत दबाती है और उसके पैरों पर जंप मारकर बोलती है, निया, मुझे वहां लेकर चलो। कुछ जवान आदमी अपने पशुमानव रूप में आ जाते हैं। तभी एक चीता शिल्पा के पास आता है और उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है। फिर जिस दिशा से दहाड़ने की आवाज आ रही थी, वो लोग उधर ही जाने लगते हैं, जबकि उनमें से एक व्हाइट चीता नहीं जाता है। वो वहीं आग के पास खड़ा रहता है। उसकी 3 पैर नीचे थे और एक पैर उठाकर गर्म करने के लिए आग की तरफ किया था। शिल्पा पलटती है और उस चीते से बोलती है, करणवीर, तुम्हें भी साथ चलना है। करणवीर ऊपर देखता है। उसका आधा मुंह निशान से ढका हुआ था। फिर वो अपना पैर उठाकर चूसने लगता है। वो खाने से पहले तैयारी कर रहा था। अब उसका आगे का पैर साफ हो गया था, तो वो उससे अब मीट को पकड़ सकता है। बाकी सारे आदमी शिल्पा के साथ ही थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो शिल्पा को अपनी बॉडी नहीं दिखाना चाहता था। शिल्पा गुस्से से बोलती है, तुम मत भूलो कि तुमने मेरे पिताजी से क्या वादा किया था। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे चीतों की ट्राइब की रक्षा बंद हो जाए? करणवीर की सिल्वर आंखें शिल्पा को देखती हैं। उसे उसकी आवाज में ताना सुनाई देता है। वो और शिल्पा के पिता दोनों ही 4 ट्राइब पशु मानव थे। कोई दूसरे की रक्षा नहीं करता था। ये दोनों के लिए ही फायदेमंद था। उसके बिना शिल्पा के पिता भी कुछ नहीं थे। शिल्पा अभी भी करणवीर को घूर रही थी। आखिरकार करणवीर उठ जाता है। जब वो अपने गर्म पैर ठंडी जमीन पर रखता है तो उसे और भी तकलीफ होती है। जब वो देखती है कि करणवीर की हिम्मत नहीं है कि वो उसकी बात ना माने, फिर वो मुस्कुराती है और बोलती है, चलो चलते हैं। एपिसोड 142 कन्फ्रंटेशन। जिस पेड़ पर जिराज बैठा था उसे पशुमानव ने घेर रखा था। सभी चीते घूमकर उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो सबसे ऊपर जा रहा था वो सिर्फ 10 मीटर ही पहुंच पा रहा था। सिर्फ जिराज ही अपने आप को बचाने के लिए ऊपर चढ़ गया था।
वहां ज्यादा शोर हो रहा था और उधर निया को चिंता हो रही थी। जिराज बहुत देर से गया हुआ था। निया का चेहरा थोड़ा पीला लग रहा था। वो बोलती है, नागाल चलो चलकर देखते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि वो कोल्ड थी, लेकिन नागाल उसका कारण उन पशु मानवों को मान रहा था। वो बोलता है, ओके। उसकी आवाज में कोई भी इमोशन नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी खतरनाक इच्छा पूरे होते हुए देख उसका दिल खुश हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका टेरिटोरियल सेंस कम हो गया है। अगर ये पहले हुआ होता कि उसकी टेरिटरी पर पशु मानव हमला कर देते तो वो कब के मारे जा चुके होते। वो अभी भी शोर नहीं कर रहे होते और ना ही उसकी साथी ऐसे डरती। निया को अपनी बाहों में लेकर वो रेंगना शुरू करता है। सबसे पहले उनको जिराज देखता है। उनको देखकर ही वो खुशी से चिल्लाने लगता है। निया पेड़ की तरफ इशारा करके बोलती है, अरे ये तो जिराज है। नागाल को देखकर वो चीते फ्रोज हो जाते हैं। उन लोगों की बॉडी खतरे और डर से कांपने लगती है। जिराज उसी ब्रांच पर दौड़ने लगता है और फिर जब वो ठीक निया के ऊपर आता है वहां से कूद जाता है। फिर उन लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। दहाड़ता हुआ जिराज अपना मुंह निया के मुंह से रगड़ता है। फिर उसके मुंह पर लगी सूखी मिट्टी को साफ करने लगता है। अब शिल्पा और वो उसके साथी पशु मानव भी वहां पर पहुंच चुके थे। फिर वो देखती है कि उसका साथी मरा हुआ जमीन पर पड़ा है तो उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। भवानी, इसे किसने मारा? वो भेड़िया जिराज की तरफ गुर्राने लगा। ये वही हो रहा था जैसा कि शिल्पा ने सोचा था। अगर नाग पशु मानव उनको मारना चाहे फिर वो एक पर नहीं रुकेगा। फिर वो गंभीर होकर ऑर्डर देती है, मेरे लिए इस तेंदुए को मार दो। ऐसा नहीं था कि उसे अपने साथी के मर जाने का दुख था। वो सिर्फ अपने कुछ खोए हुए चेहरे वापस चाहती थी। वो देख रही थी कि उसके साथी को मार दिया गया है। वो चीता पशु मानव जोर से दहाड़ता है। ऐसा लग रहा था कि वो हमला करने को तैयार था। जिराज के बाल भी उड़ रहे थे। वो भी किसी भी समय पेड़ पर चढ़ने को तैयार था। उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। उसे डर लग रहा था कि इस जंगल में ये चीते और भेड़िया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और जब वो अपने विलेज में पहुंच जाएगा तो उसकी ट्राइब उसकी रक्षा करेगी। अगर उसकी ट्राइब में एक भी फोर्स ट्राइब पशु मानव होगा तो भी चलेगा, क्योंकि अब नागाल भी उनके साथ है। तुम सच में किसी को मार सकते हो? निया की आवाज जिराज को उसके ख्यालों से बाहर ले आती है। वो उसकी तरफ देखता है। उसका पीला चेहरा देखकर जिराज का दिल उसके गले तक आ जाता है। जिराज गुस्से से चिल्लाता है। पशु मानव के लिए शिकार पर लड़ना सामान्य बात थी, लेकिन जिराज को लग रहा था कि निया कितनी मासूम है। क्या वो मेरा गुस्सा देखकर मुझे रिजेक्ट कर देगी? वो लोग पहले बात कर चुके हैं, इसीलिए निया जिराज की आवाजों को थोड़ा समझ पा रही थी। निया डर रही थी, लेकिन इतने खतरनाक पशु मानव के बीच में उसे सिर्फ जिराज की ही चिंता थी। निया नागाल का हाथ पकड़कर दयनीय आंखों से देखती है। नागाल? नागाल उसके कंधे पर थपथपाता है और उसे जमीन पर उतार देता है। वो अपने दुश्मनों के सामने अपनी पूंछ हिलाता है। उसकी लाल आंखों में खून की प्यास दिख रही थी। नागाल के आश्वासन से अब निया को थोड़ी शांति मिलती है। उस फोर्स ट्राइब पशु मानव को देखकर शिल्पा को आश्चर्य नहीं हुआ। वो बोलती है, करणवीर तुम जाओ और उसे संभालो। करणवीर अपने चारों पैरों से दौड़कर निया की तरफ चला जाता है। उसके पीछे शिल्पा के साथी अपने तीखे दांत दिखाते हैं। वो जिराज पर झपटकर उसे मारने के लिए तैयार थे। निया जब व्हाइट चीते को देखती है तो वो डर के मारे नागाल के पीछे छुप जाती है। आसमान में से चील की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। फिर वहां से एक काला साया उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। वो आकर निया के पास वाली ब्रांच पर उतर जाता है। जिराज धीरे से गुर्राता है और अपने पंजे से जमीन खोदता है। उसके पंजे के नीचे पानी का गड्ढा था, इसीलिए उसके पंजे पर गीली मिट्टी लग जाती है। शिल्पा उस काली चील की तरफ देखती है और फिर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये वो है। शिल्पा का चेहरा बहुत ही डरा हुआ दिखाई दे रहा था। वो चिल्लाती है, जल्दी अटैक करो। उसके ऑर्डर पर सभी चीते एक साथ दौड़ते हैं। शिल्पा मुंह बिगाड़ती है। ये तीसरा था। निया ने उससे 3 आदमी छीन लिए थे। उसने 10 चील पशु मानव को छोड़कर ये 3 स्ट्राइप पशु मानव को चुना था, जो कि सबसे ताकतवर था। उसे इसी बात का आश्चर्य था कि वो पशु मानव मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा है। अब उसे पता चल रहा था कि उस पर तो निया ने जादू कर रखा है। वो मन में बोलती है, निया तुम और मैं, हम लोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। जब करणवीर को चीते पशु मानव के आने की आहट सुनाई देती है तो वो जोश के साथ पीछे मुड़ता है। अब तक उसका जो शांत और अच्छा व्यवहार था वो बदल गया था
आज वो जंगली और घमंडी हो गया था, जैसे एक शक्तिशाली पशुमानव होता है। व्हाइट टाइगर जोर से दहाड़ता है। ये उसकी हारने के गुस्से की दहाड़ थी। अगर उसकी आवाज को कंपेयर करो तो उसकी आवाज बिल्ली की म्याऊं की तरह लग रही थी। सभी चीते डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। उसकी वजह से अचानक सब परेशान हो जाते हैं। निया आश्चर्य में पड़ जाती है, क्या ये करणवीर शिल्पा का साथी नहीं है? फिर ये हमारे साथ क्यों है? शिल्पा भी आश्चर्य में पड़ जाती है। जब वो आश्चर्य से बाहर आती है तो उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर था। वो बोलती है, करणवीर, तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें साथी नहीं बनना है? तुम सिर्फ गार्जियन बनकर रहना चाहते हो? फिर वो उसका मजाक बनाती है, तुम्हारा उसकी मदद करने में कोई यूज नहीं है। तुम अपना चेहरा नदी में क्यों नहीं देख लेते? निया तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है? करणवीर अपनी सिल्वर आंखें छोटी कर लेता है। फिर वो पलटकर निया को देखता है। निया भी उसे कंफ्यूज होकर देख रही थी। एक पशु मानव और इंसान की आंखें मिलती हैं। जैसे ही उसकी आंखें साफ और मासूम आंखों को देखती हैं, उसका दिमाग साफ हो जाता है। मुझे तुम्हारा साथी नहीं बनना है और मैं तुम्हारा गार्जियन बनना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपनी प्यारी साथी की भी रक्षा करूंगा। करणवीर निया के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। वो अपनी डीप आवाज में चीते की भाषा में बोलता है, जब तुम उससे टकराओगी तो मैं हमेशा उसी के साथ हो जाऊंगा। शिल्पा के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो गुस्से से करणवीर को बोलती है, अब तुम कभी मुझे टाइगर ट्राइब में दिखाई मत देना। वो गुस्से से निया की तरफ देखती है, फिर अपने नीचे वाले चीते को लात मारती है, चलो यहां से। हालांकि शिल्पा बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसके साथी दुखी और दयनीय लग रहे थे। शिल्पा, जो बचपन से ही बिगड़ी हुई थी, उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा अपमान सहन नहीं किया था, और ये सब उस नई लड़की निया की वजह से हुआ है। वो कसम खा लेती है कि अब वो निया को चैन से नहीं जीने देगी। दुश्मन को जाता हुआ देखकर नागाल की बॉडी आगे लुढ़क जाती है। वो दुखी था क्योंकि उसने अपना शिकार खो दिया था। अब उसके हाथ में कोमल, गर्म और सुंदर हाथ आ जाता है तो उसके दिमाग में से मारने का ख्याल चला जाता है। वो निया को उठा लेता है। वो उसके पैरों को देखकर पूछता है, तुम कोल्ड हो? निया अपना सर हिला देती है। अब जब लड़ाई बंद हो जाती है तो वो काली चील भी दूर आसमान में उड़ जाती है। करणवीर शिल्पा और उसके ग्रुप को जाते हुए देख रहा था। वैसे तो वो अभी भी स्ट्रांग ही था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी भी थी। निया उसे धीरे से आवाज लगाती है, करणवीर। वो पलटता है और निया को दहाड़ कर रिस्पॉन्स देता है। उसकी आवाज जिराज से भी डीप थी। उसके सिर्फ एक शब्दांश से ही उसके मन के भाव पता चल जाते हैं। निया बोलती है, शिल्पा ने तुम्हें अपने टाइगर ट्राइब से निकाल दिया है। क्या तुम परेशानी में पड़ सकते हो? क्या एप किंग इस बात का फायदा उठा सकता है? करणवीर की ऊपर की बॉडी नीचे हो जाती है और वो इंसान बन जाता है। उसके व्हाइट और शॉर्ट बाल थे। उसके चेहरे पर कई निशान थे। वो कैदी की तरह लग रहा था। करणवीर बोलता है, एप किंग का जो स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट है वो सिर्फ फोर्स टाइप पशु मानव है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम चिंता मत करो। एपिसोड 143 द रीजन म्योर डजंट अपीयर। निया कोशिश कर रही थी कि उसकी नजरें करणवीर के ऊपर की बॉडी पर बनी रहें। वो रिलैक्स हो जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, दैट्स ग्रेट। निया का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर करणवीर का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसके आसपास कोई और नहीं है। उसे उसके सामने सिर्फ एक सुंदर लड़की ही दिखाई दे रही थी। करणवीर खुद को रोक नहीं पाता है और जोर से बोलता है, तुम बहुत सुंदर हो। शायद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। हर किसी को अच्छा लगता है अगर कोई अपोजिट सेक्स का इंसान उसकी तारीफ करे, और वो भी इतना पावरफुल। दूसरी फीमेल्स की नजरों में शायद वो गंदा, गुस्से वाला और बिना काम का है, लेकिन निया की नजरों में वो अट्रैक्टिव और मैस्कुलिन था, और वो उसे किसी भी तरह से गंदा नहीं लग रहा था। इसीलिए निया खुश हो जाती है। वो थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, तारीफ के लिए शुक्रिया। फिर करणवीर को पता चलता है कि उसने अभी क्या बोल दिया था। ये सोचकर उसका चेहरा उलझन भरा हो जाता है। नागाल निया को पकड़ लेता है और वो जानबूझकर करणवीर को घूरता है। करणवीर 2 कदम पीछे करके बोलता है, मैं वापस नगर में जा रहा हूं। निया उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए बोलती है, गुड बाय। जब वो व्हाइट टाइगर चला जाता है तब नागाल निया से गुस्से में पूछता है,
तुम उसे पसंद करती हो? निया बोलती है। किसे? करणवीर को। मैं जिसे ठीक से जानती भी नहीं हूं, उसे पसंद कैसे कर सकती हूं? निया को मानना पड़ता है कि करणवीर को देखते हुए वो नर्वस तो हो गई थी, लेकिन वो तो एक हैंडसम आदमी की रिस्पेक्ट थी। करणवीर का प्रभाव ही बहुत स्ट्रांग था। उसके सामने कोई भी लड़की नर्वस हो सकती है, ठीक है? पता नहीं कब नागाल इंसान बन जाता है, वो पूछता है। लेकिन तुम उसके सामने शर्मा भी रही थी। उसके मुंह पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। निया जोर से चिल्लाती है। उसका चेहरा और भी लाल हो जाता है। वो हंस भी रही थी और उसके आंसू भी निकल रहे थे। वो बोलती है, ये नॉर्मल है, ओके? पहले भी किसी ने मुझे बताया कि वो मुझे पसंद है, तो मैं शर्मा ही जाती थी, लेकिन मैंने कभी किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। जब उसे एक सीधे लड़के ने भी लव लेटर लिखा था, उसे भी मना करते हुए वो शर्मा रही थी। नागाल और जिराज के प्रश्नों से वो परेशान हो गई थी। उसका मन हो रहा था कि यहां कहीं गड्ढा हो जाए और वो उसमें छुप जाए। नागाल गुस्से से उसकी तरफ देखता है और बोलता है, ये ठीक है। उसके घूरने से निया कांपने लगती है। फिर वो निया को अपने ऊपर बैठाकर रेंगने लगता है। वो पलटकर जिराज की तरफ देखता है, जो उन लोगों का पीछा कर रहा था। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, नागाल हमेशा ही उससे चिढ़ता है। जिराज डरा हुआ तो नहीं था। यह आदमी मौत से भी नहीं डरता है। जिराज बोलता है, जल्दी घर चलो, नहीं तो जंगली पशु मानव अपने छोटे पंख वाले पक्षी को खा जाएंगे। निया हां में सर हिलाती है और फिर आसमान में देखने लगती है। वो काली चील पेड़ की डाली पर बैठ जाती है और फिर कर्कश आवाज निकालता है। निया मुस्कुराने लगती है। ये तो अबीर है, उसकी आवाज ऐसी ही है। निया को अचानक कुछ समझ में आता है। अबीर को शायद अभी भी नागाल से डर है, इसीलिए वो कभी पास नहीं आया और अब उसे यह आश्चर्य नहीं लग रहा था। आखिरकार नागाल ने उसे जहर देकर मार ही दिया था और उसने निया को भी एक बार नागाल से छुड़ा लिया था। ये दोनों जानी दुश्मन हैं। अगर वो हिम्मत दिखाकर सबके सामने आ भी जाता तो नागाल तुरंत ही उस पर हमला कर देता। वो तीनों वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। भगवान की दया से उनका सब सामान भी सलामत था। एक बंधा हुआ पक्षी अपने रंगीन पंख दिखाते हुए दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। साफ दिखाई दे रहा था कि वो मेल था। जिराज को जब पता चला कि ये मेल बर्ड है तो वो उस पर हमला करके उसे मार देता है। निया उसे रोककर बोलती है, इसे छोड़ दो। जिराज दहाड़ता है, लेकिन वो अबीर को काटने ही वाला था, लेकिन वो चूक जाता है। फिर वो इंसान बनकर उसके पंखों को लता से बांध देता है। जिराज पूछता है, तुम्हें मेल पक्षी क्यों रखना है? ये एग भी नहीं देते हैं। मेल पक्षी फीमेल पक्षी से ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब वो पक्षी देखता है कि जिराज उसे नहीं देख रहा है तो वो अपनी गर्दन बाहर निकालकर जिराज को चोंच मारने की कोशिश करता है। जिराज उसे एक ही लात में उड़ा देता है। निया बोलती है, इसे मेटिंग के लिए रख लो, एक ही काफी है। जिराज उस पक्षी की तरफ जलन से देखता है और बोलता है, तुम कितने लकी हो। हम पशु मानव को एक फीमेल ढूंढने में परेशानी होती है और इस पक्षी को अपना साथी चुनने की आजादी होगी। ये तो सबका दुश्मन बन जाएगा। एक्चुअली कई बार पशु मानवों को नॉर्मल एनिमल से जलन होती है क्योंकि उनका जेंडर रेशियो बैलेंस रहता है, तो उनको उनकी प्रजाति बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो स्ट्रांग पशु मानव होते हैं वो भी बेसिक प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो है अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। पहले ही उनमें फीमेल कम होती हैं, ऊपर से उनका कंसेप्शन का चांस भी बहुत कम होता है। वहां की लड़कियों को 50 बार ही पीरियड्स आते हैं, जिसमें से वो सिर्फ 10 बार ही कंसीव कर सकती हैं। जिराज पक्षियों को पकड़ने के लिए फिर से तेंदुआ बन जाता है। कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था, तो उसने 20 से भी ज्यादा जिंदा पक्षी पकड़े थे, जिनको उसने लता से बांध रखा था, और उसे 100 अंडे भी मिल गए थे। जंगल में हल्की बारिश शुरू हो गई थी। जब पानी की बूंदें पेड़ों के पत्तों पर गिर रही थी तो बहुत ही सुंदर बैकग्राउंड म्यूजिक निकाल रही थी। निया ने ज्यादा मजा नहीं किया था। वो बोलती है, चलो बारिश से बचने के लिए कहीं शेल्टर ढूंढते हैं। नागाल अपने हाथ से निया का सर ढक देता है। वो बोलता है, बारिश कभी भी बढ़ सकती है, चलो वापस चलते हैं। जिराज भी उसकी बात मानकर सर हिलाता है। फिर वो अपनी स्कर्ट पहन लेता है और बैम्बू की पूरी बास्केट अपने कंधे पर उठा लेता है। फिर बोलता है, नागाल तुम पहले निया को उठा लो,
बाकी सामान मैं ले आऊंगा। निया मुंह बनाकर बोलती है, अब तुम दोनों ने डिसाइड ही कर लिया है तो मैं चलती हूं। नागाल निया को जल्दी से उठाकर पशु नगर की तरफ दौड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में वो जंगल से गायब हो जाता है। उधर जिराज के हाथ में पक्षी की रस्सी है और कंधों पर उनके नाजुक अंडे, इसीलिए वो आराम से चल रहा था। ये दुनिया कितनी छोटी है ना। जिराज को रास्ते में कुणाल इंसानी रूप में मिल गया था। कुणाल अपने हाथों में कुछ मुलायम हरी घास ले जा रहा था और उसके साथ सफेद फूल बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कुणाल की तेज आंखों ने जिराज के कंधे पर रखा बास्केट देखा। थोड़ी देर के लिए वो फ्रोज हो जाता है, फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, ये निया ने बच्चों को जन्म दे दिया है। जिराज तुरंत ही अपना चेहरा कुणाल की तरफ कर लेता है ताकि उसे वो बास्केट ना दिखे और बोलता है, तुम क्या देख रहे हो? मेरे हारे हुए अपोनेंट। फिर कुणाल तुरंत ही उसके पीछे चला जाता है। एग्स के बारे में सोचकर जिराज ज्यादा हिला नहीं। फिर जल्दी ही कुणाल बास्केट को छुड़ा लेता है। कुणाल बोलता है, तो ये उस नाग के अंडे हैं। फिर वो बास्केट में येलो और ऑरेंज रंग के अंडे देखता है। उसे थोड़ी खुशी और थोड़ा दुख भी हुआ। वो नेक्स को हाथ लगाने के लिए अपने हाथ की घास को चेस्ट के पास पकड़ लेता है। वो बोलता है, कितने सुंदर हैं। जिराज सांस छोड़ता है। वो चेहरे से ही दुखी लग रहा है। फिर वो बास्केट के ऊपर रखकर चलने लगता है और बोलता है, ये पक्षी के एग्स हैं। क्या? निया एक चील पशु मानव की साथी है। मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? कुणाल की आंखें चढ़ जाती हैं। वो जिराज के पीछे चलता है। फिर कुछ सोचकर बोलता है, क्या ये वही चील पशु मानव है जिसने निया को बचाया था? मुझे ये सोचना चाहिए था। जिराज को बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा था। उसे पता था वो कुछ भूल गया था। उसे उन अंडों को फंगस के नीचे छुपा लेना चाहिए था। सच में ये कोई नहीं सोच सकता था कि निया फंगस को जन्म दे सकती है। जिराज परेशान होकर अपने कंधे उचकाते हुए बोलता है, यहां से चले जाओ भेड़िए पशु मानव। इसे देखना बंद करो। ये पक्षी के अंडे हैं और मैं इन्हें निया के खाने के लिए लेकर जा रहा हूं। क्या सच में ये सिर्फ पक्षी के अंडे हैं? कुणाल अब जाने लगता है। घास की गठरी उसके चेस्ट से गिर जाती है। वो उसे अपने दोनों हाथों से फटाफट उठा लेता है। घास थोड़ी मैसी हो जाती है तो कुणाल उसे ठीक करने लगता है ताकि वो सुंदर लगे। जिराज तुरंत ही अपना जैकेट उतार देता है और उसे गले लगा लेता है। वो गुस्से से कुणाल को बोलता है, भेड़िए मैं तुझे काट कर मार डालूंगा। कुणाल ने एक बार जिराज को हरा दिया था, इसीलिए उसे अब उससे डर नहीं लगता था। हालांकि उसे गुस्सा आ रहा था कि एक उससे कमजोर आदमी लड़ाई शुरू कर रहा है। वो जिराज को अपने दांत दिखाता है। उसके वुल्फ टीथ अब और भी तीखे हो चुके थे और वो पशु मानव बनने लगता है। कुणाल के कान खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है, अगर मैं तुम्हें हरा देता हूं, तुम्हें ये घास निया तक पहुंचानी होगी। जिराज बोलता है, अगर मैं जीता तो तुम कभी निया के पास नहीं आओगे। कुणाल जोर जोर से हंसने लगता है। वो जिराज का मजाक बनाता है। जैसे ही वो भेड़िया बनता है उसकी स्कर्ट फट जाती है। वो अपना सर उठाता है और गुर्राता है। जब वो गुर्रा लेता है उसके बाद वो अपना सर नीचे करके जिराज को देखता है और उसका बास्केट नीचे उतार देता है। फिर वो अपने पैर से गड्ढा खोदता है और जैसे ही वो जिराज पर हमला करने जाता है उसे दिखाई देता है कि उसने पक्षी वाले बास्केट को लता के साथ बांध रखा था। ओह! कुणाल जिराज के काम खत्म होने तक का इंतजार करता है। उसकी बॉडी जमीन पर झुकी हुई थी। वो लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। आखिरकार अब लड़ाई शुरू हो सकती है। जिराज कुणाल की तरफ थोड़ा सा देखता है और फिर अपनी स्कर्ट उतार देता है। वो अपनी स्कर्ट नहीं फाड़ सकता था। निया ने उसे पिछली बार ही समझा दिया था और अगर वो अभी फट जाती तो उसे सामान को घर ले जाने में भी परेशानी होती। कुणाल उसके सुस्तीले बर्ताव को और सहन नहीं कर पाता है और गुर्राते हुए जिराज पर झपट्टा मारता है। बेवकूफ तेंदुए, तुम ये सब कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास फीमेल है। तुम्हें इसे इतना ऑब्वियस करने की जरूरत थी। ठीक है, उसने मान लिया कि उसे जलन हो रही थी। कुछ करने से पहले सोचना, यही विशेषता एक मेल में होती है। जैसे ही कुणाल उस पर झपटने जाता है जिराज अपनी स्कर्ट फेंक देता है और तेंदुआ बन जाता है। जब वो भेड़िया हमला करता है तो जिराज भी हवा में छलांग मारता है। वो बहुत ज्यादा शक्ति के साथ भेड़िए की पीठ पर उतरता है। दहाड़ता हुआ कुणाल थोड़ा पीछे हो जाता है। हालांकि सीधे उस पर झपटना कुणाल की लापरवाही थी।
उसे लग रहा था कि अगर वो पहले हमला करेगा तो सामने वाला कमजोर हो जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिराज में इतनी पावर है कि वो चीजों को इतनी जल्दी पलट देगा। ये वो ताकत थी जो भेड़िए पशु मानव कभी भी हासिल नहीं कर पाए थे। जिराज अपने पंजों से कुणाल के कड़क और मोटे फर को टाइट पकड़कर रखता है। फिर वो भेड़िए के गले पर काटने के लिए अपना मुंह खोलता है। कुणाल जल्दी से अपना शरीर हिलाता है। जिराज रोल होते हुए गरजता है क्योंकि उसका शरीर नीचे गिर रहा था। वो जल्दी से खुद को रोक लेता है। वो दोनों दांत दिखाते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। इस हादसे से सीख लेकर अब कुणाल ज्यादा सावधान हो जाता है। दोनों पशुमानवों की लड़ाई काफी लंबे समय तक चली और ज्यादा मुक्के जिराज ने ही खाए थे। आखिरकार जिराज का स्टेमिना खत्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो उठने की भी कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता है। कुणाल जीतने पर भी हाँफ रहा था। फिर वो अपना सर उठाकर जोर से जीत की दहाड़ मारता है। इसमें कोई शक नहीं था कि भेड़िया ऐसा दहाड़ मारता है जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। अपने चारों पैरों का सहारा लेकर वो खड़ा होता है। उसे हारना मंजूर नहीं था। वो एक जोरदार दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ उस भेड़िए से कम समय के लिए थी, लेकिन ज्यादा भयंकर थी। उनके बीच में डिफरेंस सिर्फ उनकी सहन शक्ति और पावर का था। वो काला भेड़िया अपनी घास की गठरी के पास जाता है और उसे आराम से उठाता है। वो अपने चारों पैरों को नीचे कर लेता है और इंसान बन जाता है। फिर वो हाथ में घास लेकर जिराज के पास जाता है और बोलता है, ये तुम निया तक पहुंचाने में अब मेरी मदद करो। जिराज दुखी हो जाता है और अनिक्षा से वो घास को ले लेता है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि निया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। कुणाल बहुत भरोसे के साथ बोलता है। सभी एप फीमेल्स को ये खाना पसंद होता है। जिराज उसकी तरफ शक की निगाहों से देखता है। भेड़िया प्रजाति और एप प्रजाति आपस में मिलनसार होते हैं। क्या सच में एप को ये घास खाना अच्छा लगता है? एपिसोड 144। न्यू इंग्रेडिएंट स्पिनिच। जिराज परेशान हो रहा था। अगर निया को ये पसंद आ जाएगा तो? कुणाल जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम मुझसे अभी भी कमजोर ही हो। जिराज को उससे झगड़ा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो घास को लेकर अपनी बास्केट में रख लेता है और उसे अपनी कमर पर बांध लेता है। फिर अपनी चीजें उठाकर वो वहां से निकल जाता है। जिराज को वो घास बास्केट में रखता हुआ देखकर वो आश्चर्य में पड़ जाता है। ये तो बच्चों को रखने में काम आता है ना? लेकिन उसे पता था कि जिराज को गुस्सा जल्दी आ जाता है, इसीलिए आखिर में वो चुप रहने का फैसला करता है। वो लकी था कि उसने जिराज को हरा दिया और वो घास निया तक पहुंचा पाया। अगर वो उसे नहीं हरा पाता तो वो निया को वो घास टेस्ट भी नहीं करवा पाता। जब तक जिराज घर पहुंचता है, वहां जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवा से ठंड की लहर छा गई थी। तेज हवा के चलते माहौल खतरनाक हो गया था। निया जो एनिमल स्किन ओढ़कर बैठी थी, वो जिराज को देखकर बोलती है, तुम अभी क्यों वापस आ गए? जल्दी अंदर जाओ और कपड़े बदल लो। कुणाल को पता था कि जिराज अभी इंसान के रूप में घर जाएगा, तो वो अपनी दूरदर्शिता इस्तेमाल करता है और उसके पेट पर नहीं मारता। इससे निया को पता नहीं चल पाता है कि जिराज लड़ाई करके आया है। जिराज हां बोलते हुए अपने कंधे पर बास्केट लेकर अंदर चला जाता है। घर में आने से पहले वो पक्षी को शेल्टर में बांधकर आया था। निया वो घास ना देख पाए, इसीलिए वो निया की तरफ मुंह कर लेता है और पीछे पीछे चलते हुए बेडरूम में चला जाता है। जिराज के सजीव व्यवहार से निया को उस पर शक होता है। वो बोलती है, तुम पूरे भीगे हुए हो, खाना लेकर बेडरूम में मत जाना। जिराज थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, ओह। फिर वो बास्केट को दीवार के पास रख देता है और धीरे धीरे अपने बॉटम क्लॉथ को ढूंढने लगता है। पूरे घर में राइस की खुशबू फैल जाती है। नागाल को लगता है कि शायद निया को भूख लगी है। वो बेडरूम में जाता है और बास्केट ले आता है। वो घास उठाता है और निया की तरफ देखकर बोलता है, ये क्या है? तुमने जिराज को ये लाने को बोला था? जिराज तुरंत ही पलटता है। फिर वो तेजी से अपने कपड़े को ढूंढकर पहन लेता है। निया उसे देखकर खुश हो जाती है। ये तो पालक है। मैंने तो उसे ये लाने को नहीं बोला था। जिराज, तुम इसे तोड़कर लाए हो? जिराज बेडरूम से बाहर आता है। निया उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर वो आगे बोलती है, तुमने इसमें फूल क्यों लगा रखे हैं? बोलते हुए वो उसमें से एक फूल निकाल लेती है। वो उसके ऊपर का भाग पका लेती है और पूछती है,
क्या इन्हें भी खा सकते हैं? जिराज दुखी चेहरे से बोलता है, मुझे पता नहीं है, इसे मैंने नहीं तोड़ा है। नागाल और निया दोनों एक साथ उसको देखने लगते हैं। निया को पता चल जाता है कि ये किसी और ने उसे गिफ्ट किया है। वो बोलती है, फिर इसे किसने तोड़ा है? अचानक उसे लगता है कि जो फूल उसने हाथ में पकड़ रखा था वो इतना गर्म था कि जैसे उबल रहा हो। वो उस फूल को फिर जल्दी से पालक में रख देती है। जिराज बोलता है, ये कुणाल ने दिया है। नागाल जिराज की तरफ देखता है और उसे चेतावनी देता है। फिर जिराज बैम्बू बास्केट के पास जाता है, उसे नीचे रखकर उसमें से अंडा निकालता है। निया सब्जियों को साइड में रखकर नंगे पैर बेडरूम में भाग जाती है। वो उनके ग्रास नेस्ट में से कुछ घास निकाल कर लाती है। जिराज को बोलती है, इसे घास में रख दो। वो ठीक है बोलकर उसे जैसा बोला था वो वैसा ही कर देता है। निया ने पहले बोला था कि उसे पक्षी खाना है। अब जब जिराज वापस आ जाता है तो नागाल उठकर बोलता है, मैं पक्षी को मार कर आता हूं। निया खुशी से सर हिलाती है। जिराज से अंडे लेकर वो उसे बास्केट से मशरूम निकालने को बोलती है। वो फंगस अभी भी ताजी और रसीली थी, लेकिन मशरूम नीचे से काली होकर सड़ गई थी। बस जो ऊपर थी वही ठीक थी। जिराज तुरंत बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये जहरीली है ना? देखो ये काली पड़ गई है। निया बिना किसी हिचकिचाहट के सड़ी हुई मशरूम फेंक देती है और फिर जो फ्रेश था उसे राइस वाले स्टोन पॉट में डाल देती है। फिर वो ढक्कन बंद करके उसे पकाने लगती है। फिर जब उसे सही लगता है तब वो उन मशरूम को बोल में निकाल लेती है। निया उस बोल को जिराज को देते हुए बोलती है, जाओ इसे टेस्ट करने के लिए पक्षी को देकर आओ। भारी दिल से जिराज मशरूम को बाहर ले जाता है और एक भीगे हुए पक्षी को लेकर अंदर आता है। जिराज बोलता है, निया हाथ दो, इस पक्षी ने यह खाने से मना कर दिया है। फिर वो बोल को जमीन पर रख देता है और पक्षी की गर्दन पकड़कर जबरदस्ती उसकी चोंच पकड़कर खोलता है। एक पल के लिए निया को लगता है कि वो कितना क्रूअल है, लेकिन फिर वो वहां से चली जाती है। फिर निया एक मशरूम उठाती है और उसे ठंडा करके उस पक्षी के मुंह में डाल देती है। वो पक्षी बहुत देर तक रोता है। वो दोनों मिलकर उसे कुछ मशरूम के टुकड़े खिला देते हैं। तभी नागाल उधर आता है जो अभी तक खाना संभाल रहा था। निया नागाल को पक्षी के साथ आते हुए देखती है। वो सोचती है, ओ नो, नागाल काफी देर से गया हुआ था और जब वो लौटा है तो अभी उसके पास वो जिंदा पक्षी है। वैसे तो निया ने उसकी माँ को कई बार चिकन बनाते हुए देखा था, लेकिन जब भी वो मार्केट से चिकन लेकर आते थे वो हमेशा मरा हुआ होता था। उसे कभी भी उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ी थी। नागाल ने भी उसके बाल निकाल दिए थे, लेकिन उसने सिर्फ मोटे और लंबे बाल ही निकाले थे। वहां और भी कई बाल थे जिन्हें रिमूव नहीं किया था। निया ने उन्हें रिमूव करने की कोशिश की, लेकिन उससे सिर्फ उसकी स्किन ही टेयर हो पाई थी। आखिरकार वो हार मान जाती है। निया के ऐसे पक्षी से बने खाने को खाने की हिम्मत नहीं थी। इसकी स्किन निकालो। लेकिन निया को सबसे पसंदीदा चीज चिकन की स्किन चबाना ही था। अगर इसकी स्किन निकाल देंगे तो इसका क्या फ्लेवर होगा? नागाल स्टोन पॉट की तरफ देखता है और सोचता है कि अब तक राइस पक गए होंगे। फिर वो निया को बोलता है, अगर तुम नहीं खाना चाहती हो तो मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा खाना बना दूंगा, राइस ऑलरेडी बन गए हैं। जिराज भी बीच में बोलता है, अगर तुम इसे पका नहीं सकते हो तो हम इसे रोस्ट भी कर सकते हैं। जिराज की बातें सुनकर निया की आंखें चमक उठती हैं। वो खुश होकर निया के कंधे को थपथपाती है। वो बोलती है, तुम बहुत स्मार्ट हो। अगर हम इसे पका नहीं सकते तो इसे खाने के कई और तरीके भी हैं। जिराज आत्मसंतुष्ट होकर अपनी पूंछ हिलाता है और फिर बोलता है, मैं अभी जाकर इसे रोस्ट करके लाता हूं। निया बोलती है, नहीं नहीं, पहले मुझे नदी किनारे से सूखी मिट्टी खोदने में मदद करो। जिराज बाहर नदी की तरफ देखकर पूछता है, तुम्हें मिट्टी क्यों खोदना है? क्या तुम एप लोग मिट्टी भी खाते हो? निया मुस्कुराती है और बोलती है, नहीं, मैं सिर्फ उसे यूज करूंगी। मुझे साफ मिट्टी खोदने में मदद करो, मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। जिराज ठीक है बोलकर बाहर चला जाता है। उसकी बॉटम क्लॉथ फिर से गीली हो जाती है। निया उसको रोकना चाहती है, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी थी। जब जिराज चला जाता है तो निया चिकन के पेट पर मसाले और नमक लगा देती है। उसके बाहर की साइड में अभी भी बाल थे, इसीलिए वो बाहर की साइड पर कुछ नहीं लगाती है।
फिर वो राइस को स्टोन बोल में निकाल लेती है और उसमें एग तोड़कर फिर मसाले मिला देती है। सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर फिर वो उस मसाले को पक्षी के पेट में भर देती है। जिराज मुस्कुराता है और निया के सर पर प्यार से थपथपाकर बोलता है, ये कमाल है। निया नागाल को देखती है और सीरियस होकर बोलती है, मैं बहुत सीरियस होकर खाना बना रही हूं। नागाल फिर से निया के सर पर हल्के से मारता है। जिराज मिट्टी को लेकर आता है। निया खुशी खुशी मिट्टी ले लेती है और चिकन के ऊपर लगा देती है। जिराज बोलता है, ऐसा मत करो, उसके हाथों पर मिट्टी लगी थी तो वो उसे रोक नहीं पाता है। फिर वो खाने की तरफ देखता है जो अब गंदा हो गया था और बोलता है, तुम्हें गंदे से डर नहीं लगता है? निया बोलती है, इसमें डरने की क्या बात है, बाहर की तरफ इस पे बाल हैं। बोलते हुए वो और मिट्टी लगा देती है। थोड़ी ही देर में वो पक्षी पूरा मिट्टी से ढक जाता है। ये सही है। निया जो डिश बना रही है उसे बेगर्स चिकन बोलते हैं। वैसे उसने कभी उसे बनाया नहीं है, लेकिन बहुत बार टेलीविजन पर देखा है। उस शो में जब शेफ उसे बनाते हैं तो वो भी उसके बाल नहीं निकालते हैं, उस पर मिट्टी लगाकर फिर रोस्ट करते हैं। वो बहुत ही टेस्टी बनता है। वो ज्यादा बेकार नहीं बनेगा, है ना? अगर उसे ठीक से नहीं भी बनता है तो भी पक्षी का पेट खराब नहीं हुआ है। अंदर के राइस से अब मीट की खुशबू आ रही थी, तो वो अच्छा ही लगेगा। फिर निया उस पक्षी को रोस्ट करने के लिए आग में रख देती है। मशरूम को ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, इसीलिए निया जिराज को स्टोन पॉट में साफ पानी रखने को बोलती है ताकि वो एग मशरूम और फंगस का सूप बना सके। आखिर में वो पालक को एग के साथ फ्राई करती है। जैसे ही निया अपनी आखिरी डिश फ्राई कर लेती है, नागाल अपना हाथ सूप पॉट में डाल देता है। जब वो उबलते हुए गर्म लिक्विड में हाथ टच करता है तब वो तुरंत ही अपना हाथ अलग कर लेता है। फिर वो तेजी से एक मशरूम बाहर निकाल लेता है। जैसे कि खाना बहुत गर्म था, नागाल उसके मुंह में रखते ही बिना चबाए पेट में उतार लेता है और फिर 2 बार खांसता है। फिर निया फ्राई किया हुआ पालक और अंडा निकालती है और गलती से नागाल को खाते हुए देख लेती है। उसे नागाल के होठों से तेल भी निकलते हुए दिखाई देता है। वो बोलती है, तुमने मशरूम खाया है? निया थोड़ा परेशान होकर पूछती है। फिर वो आग के पास से छोटा टॉवल उठाकर नागाल का मुंह साफ करती है। वो बोलती है, मैंने पक्षी को खाना खिला दिया है, तुम खाने से जल गए थे, है ना? नागाल निया के सुंदर हाथ को किस करता है और बोलता है, मेरे दिल को राहत नहीं मिली है। वो बात निया को छू जाती है। वो नागाल की बाहों में बैठ जाती है और खाने का इंतजार करती है। वो सोच रही थी कि आग पर बेगर्स चिकन कैसा बना होगा। इतनी देर हो गई, अभी तक कोई खुशबू नहीं आई। बाकी की दोनों डिशेस ठंडी हो रही थी। फिर जब नागाल कंफर्म करता है कि वो मशरूम जहरीले नहीं है, तो यही बाकी दोनों डिशेस के साथ खाने लगती है। निया डिसाइड करती है कि बेगर्स चिकन को अगले खाने में खाएंगे। अभी वो लोग इसे जल्दी खा रहे थे, तो रात को एक बार और खा सकते हैं। निया नागाल के नेस्ट में बैठी हुई थी। वो नागाल से पूछती है, अचानक कितना ठंडा लग रहा है, क्या ठंड का मौसम आ गया है? अब इस साल में कभी गर्मी आएगी? नागाल उसके लिए एनिमल स्किन के कपड़े सिल रहा था, इसीलिए वो बार बार निया के पास मेजरमेंट लेने आ रहा था। नागाल बोलता है, अब तो मौसम ठंडा ही होता जाएगा। निया को अभी से ठंड लग रही थी, लेकिन जब सच में ठंड का मौसम आएगा तब उसका क्या होगा? नागाल को अब खुशी है कि वो और निया विलेज में आ गए हैं। वो लोग अकेले जंगल में नहीं हैं। अगर वो ठंड के मौसम में हाइबरनेशन में चला गया तो निया क्या करेगी? अब तो ये अच्छा है कि वो तेंदुआ है निया की हेल्प करने के लिए। जिराज भी कपड़े बना रहा था, लेकिन उसकी बेकार टेक्निक से वो सिर्फ अपनी बॉटम क्लॉथ सी सकता है। जब वो सुनता है कि निया को ठंड लग रही है तो वो सभी कपड़ों को वुडन बॉक्स में रख देता है। फिर वो एक थिक स्किन निकालकर नागाल को देता है। वो बोलता है, ये थिक स्किन है। निया जिराज के पास आती है और एनिमल स्किन लेकर पहन लेती है। निया मुस्कुराते हुए बोलती है, ये बेयर स्किन बहुत ही बड़ी है, मुझे ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही चाहिए। निया खुद को बेयर स्किन से ढक लेती है और तुरंत ही उसे गर्म महसूस होने लगता है। एक्चुअली ये मौसम ठंडा नहीं था, इनफैक्ट ये सबसे कंफर्टेबल मौसम था। क्योंकि वो नागाल के पास सोई थी, इसीलिए उसे इतनी ठंड लग रही थी। लेकिन नागाल जबरदस्ती खुद को निया के ऊपर लपेट लेता है। नागाल बोलता है, मैं पहले तुम्हारे लिए बनाऊंगा, फिर तुम उसे बाद में पहनना।
निया में नागाल की बात को मना करने की हिम्मत नहीं थी। शाम होने से पहले जिराज शिकार लेकर आ जाता है। मेन रूम में ऑलरेडी आग जल चुकी थी। जब वो आग जलाता है तब वो भूल जाता है कि अंदर मिट्टी से ढका हुआ पक्षी रखा है। जब वो थिक ब्रांच से पोक करता है तो उसे कुछ कड़क महसूस होता है। वो उसे उठाता है और फेंकने लगता है। वो चीज उसे बहुत ही वजनदार फील होती है तो जिराज उसे फिर से देखता है। अचानक उसे पता चलता है कि वो क्या था। निया, तुम्हारा पक्षी रोस्ट होने से सूख गया है। निया बोलती है, मैं तो इसे भूल ही गई थी। फिर वो अपने जूते पहनकर बाहर आती है। फिर वो राख हटाकर देखती है। कहाँ है? ये है। निया स्टोन पॉट लेकर आती है और मिट्टी की बॉल के पास बैठ जाती है। फिर उसे मारती है। एक बैंग की आवाज के साथ ही चिकन की खुशबू सभी तरफ फैल जाती है। पक्षी पर से एक बड़ा सूखा मिट्टी का टुकड़ा गिर जाता है। उसकी वजह से उस पक्षी के पर से सभी बाल भी हट जाते हैं। पक्षी की स्किन गोल्डन ब्राउन कलर की थी और वो काफी मजबूत लग रहा था।